Hello friends, welcome to UDCR Center. Today we are going to solve the MTET Upper Primary 2023 the Mathematics question paper. तो ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमने जो थ्योरी पढ़ाया था अभी इसको प्रैक्टिकल में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ पे कंटेंट पार्ट भी होगा, पेडागोजी पार्ट भी होगा, तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपका एग्जाम में हेल्प होगा ये वीडियो देखने से। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द डेफिनेशन ऑफ एक्सियम्स। एक्सियम के साथ कौन सा डेफिनेशन रिलेटेड नहीं है। एक्सियम्स का क्या मतलब है, एक्सियम्स का मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे उसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे 2+2 = 4 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है, इसी को हम एक्सियम बोलते हैं, इसको कोई प्रूव का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे, नॉट बोला है, ए स्टेटमेंट दैट एक्सेप्टेड एज ट्रू एज द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट और इन्फेरेंस। ये एक्सेप्टेड एज ट्रू है, ये आपका करेक्ट है, लेकिन नॉट ढूंढा है। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, ये सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, 2+2 = 4, ये सेल्फ एविडेंट है, इसको दोबारा प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। ये मैक्सिमम वाइडली एक्सेप्टेड ऑनेस्ट इंस्टिंक्ट मेरिट, ये वाइडली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन इस्टेब्लिश आफ्टर थ्रू प्रूफ, कोई भी चीज़ का बोल रहा है प्रूफ की बात ही उसका इस्टेब्लिश होगा, तो ये वाला बिल्कुल गलत है, हमें गलत ढूंढना है, तो आपका आंसर जो है ये करेक्ट होगा। लेकिन बाकी जो है ये सारा ट्रू होगा आपका एक्सियम्स के बारे में। ये जो डी ऑप्शन है ये वाला आपका गलत होगा, यह हमें गलत ढूंढना है, क्योंकि एक्सियम्स में हमें प्रूफ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक प्रूव होके आता है, ये सब मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, a+b+c = a+b+b-c रिप्रेजेंट वी ऑल नो एस। ये जो है ये इंटीजर का जो प्रॉपर्टी है वहाँ से दिया है। मैं लास्ट में वीडियो की लास्ट में इंटीजर का प्रॉपर्टी का एग्जांपल का शीट लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। मैं यहाँ से थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें जो आप चीज़ों को अगर रीग्रुपिंग करोगे ना, फिर भी उसका रिजल्ट सेम आएंगे। जैसे 2+3+4 इसको अगर रीग्रुप करो, 2+3+4 इसको रीग्रुप करने से रिजल्ट सेम आएंगे। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, a+b+c इसको अगर आप रीग्रुप करोगे, a+b+c इसको करने से सेम ही रिजल्ट आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें ऑर्डर प्रॉपर्ली, ये जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में हम जो ऑर्डर को चेंज करेंगे तो भी इसमें वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर 2+3 करने से भी 5 होगा, 3+2 करने से भी 5 होगा, ऑर्डर चेंज करने से कोई उसमें वो चेंज नहीं होता है रिजल्ट, तो ये भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब इंटीजर्स को ऐड करना, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और जो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है, क्लोजर प्रॉपर्टी आप कोई भी होल नंबर के साथ होल नंबर को ऐड करो तो होल नंबर ही होगा। जैसे 2+3 करो तो 5 होगा, एडिशन ऑफ होल नंबर विल बी द होल नंबर। और कोई भी इंटीजर ऐड करने से वो इंटीजर ही होगा। जैसे +2+4 करेंगे तो +6 ही हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, तो ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर m नॉट इक्वल टू n। इसमें बोल रहा है जो m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन m जो है n की इक्वल नहीं है, देन m/n नेवर बी एन इंटीजर। देन m/n नेवर बी इंटीजर, कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता है। इंटीजर क्या है आपका, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। ये जो जीरो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। अगर इस साइड में आप नेगेटिव जाओगी तो नेगेटिव इंटीजर, इस साइड में आप जाओगी तो पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको आप काउंटर एग्जांपल देके डिस्प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे ये वाला m 2/3 है, इसको अगर 2/3 लेंगे तो ये वाला वो काउंटर एग्जाम नहीं हो रहा है, ये प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं हो रहा है। 2/3 ये पॉइंट में आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला एग्जांपल लेंगे हम, 6 m = 6 और n = 3 ऐसे लेंगे, तो इसके 3 से काट करके 2 बोल रहा है, तो ये वाला हमारा +2 हो रहा है, इसे पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है। तो ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये डिस्प्रूव हो रहा है। हमको काउंटर एग्जांपल क्या दे रहा है, ये दे रहा है। तो इसमें वही बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर एग्जांपल इज द डिस्प्रूव ऑफ द अबव स्टेटमेंट। जो अबव स्टेटमेंट है उसको डिस्प्रूव करने के लिए कौन सा काउंटर एग्जाम्पल देना चाहिए, तो ये वाला आपका करेक्ट काउंटर एग्जाम्पल है, ये जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्रूव करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे बोल रहा है जो m नॉट इक्वल टू n, इसलिए इसमें इंटीजर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे m देखो 6 है, n 3 है, फिर भी ये इंटीजर हो रहा है, तो ये वाला काउंटर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अगर आपके पास 15 एप्पल है, आप एक ग्रुप है उसमें 3 आदमी है, उसको आप देना चाहते हो, तो क्या करोगे आप 5 एप्पल इसको दोगे। तो इसमें क्या कर रहा है, इक्वल शेयरिंग हो रहा है,
15 एप्पल आप 5-5 करके एक एक आदमी को दिया, जो ग्रुप में 3 आदमी था, इसमें इक्वल शेयरिंग हो रहा है। तो डिवाइडिंग का प्रॉपर्टी है, इसमें आपका इक्वल शेयरिंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए लर्निंग रिसोर्सेज फॉर विजुअली चैलेंज इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। जो विजुअली चैलेंज है, जो बच्चा नहीं देख सकता है, उसको हम मैथमेटिक्स क्लासरूम में क्या लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 टेलर एबस्कस। टेलर एबस्कस ठीक है, इसको यूज़ कर सकता है। जियो बोर्ड वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो चार्ट है, चार्ट बच्चे देख ही नहीं सकते हैं, तो चार्ट यूज़ करके कैसे करोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे भी नंबर चार्ट बोल रहा है, नंबर चार्ट जो विजुअली चैलेंज है वो देख ही नहीं सकता है, तो नंबर चार्ट करके वो नहीं देख सकता है। कंप्यूटर भी वो कैसे यूज़ करेंगे। इसमें देखिए टेलर एबस्कस टाइल्स एंड जियो बोर्ड, ये वाला बिल्कुल सही है। टेलर एबस्कस टाइल्स एंड जियो बोर्ड ये विजुअली चैलेंज के लिए दिया जाता है। इसमें भी देखिए टेलर एबस्कस जियो बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो विजुअली चैलेंज है, जो बच्चा देख ही नहीं सकता है, वो व्हाइट बोर्ड में कैसे देखेंगे, तो ये भी गलत है। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी ये आंसर आप निकाल सकते थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर कीपिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल क्लासरूम। कौन सा रीज़न के लिए जो मैथमेटिक्स है वो क्लासरूम में रखा है। टू फोर्स ईच स्टूडेंट टू स्टडी सब्जेक्ट, फोर्स करके किसी को नहीं पढ़ा सकता है। टू डेवलप द ईगो एमंग द स्टूडेंट, बच्चे के ईगो डेवलप करने के लिए हम मैथ नहीं रखा है। टू हेल्प जनरेटिंग फंड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फंड जनरेट करने के लिए हम मैथमेटिक्स नहीं रखा है। टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का मेन जो काम है वो बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, उसी को मैथमेटिक्स इसलिए करिकुलम में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन टीचर सेंट्रिक अप्रोच। टीचर सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है। जो बच्चा जो है वो नॉलेज रिसीव करता है, टीचर जो है वो सिखाता है, इसको हम टीचर सेंट्रिक बोलेंगे। जो स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, बच्चा खुद का खुद करके सीखता है, टीचर उसमें कुछ नहीं होता है, टीचर का खाली फैसिलिटेटर का रोल है। तो यहाँ पे टीचर सेंटर अप्रोच है, मतलब बच्चा खाली पैसिव रिसीवर होगा, टीचर बोलेंगे बच्चा सुनते जाएंगे। इसमें देखिए लिसनिंग टू द टीचिंग मेड बाय द टीचर, ये बिल्कुल राइट है। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। एक्टिव इन द क्लासरूम एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ ये वाला स्टूडेंट सेंट्रिक है। ऑलवेज बिजी डूइंग वर्क इन ए मैथमेटिक्स, ये वाला आपका स्टूडेंट सेंट्रिक है। बीइंग असेस्ड बाय द टीचर रेगुलरली, ये भी आपका वो है स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि बच्चा का जो रेगुलरली असेसमेंट करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये आपका ये है स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। लेकिन जो टीचर सेंट्रिक है ये खाली बच्चा सुनेंगे, टीचर बोलते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिक एक्टिविटीज़ हेल्प, जो मैथमेटिक एक्टिविटीज़ है वो बच्चे में क्या हेल्प करता है। फास्ट लर्नर्स ओनली कैन लर्न मैथमेटिक्स, ओनली फास्ट लर्नर मैथमेटिक्स लर्न कर सकता है, बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स स्टूडेंट ओनली, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट नहीं सीख सकता है, बॉयज़ भी सीख सकता है। इन बिल्डिंग मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, ये जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप करने के लिए हम मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ देते हैं, जैसे गेम्स देते हैं, पजल्स देता है, इसी से बच्चे में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ये जो आप उसका जो रियल लाइफ है उसके साथ कनेक्ट करके सीख सकता है, इसलिए मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका कंटेंट पार्ट है। ये देखिए, द बस फेयर ऑफ माई लोकेलिटी टू द ऑफिस इज़ 160, इफ इट दिस इंक्रीज बाई 5% द न्यू बेस फेयर विल बी। ये जो बस फेयर था वहाँ पे 160 रुपीज़ था, लेकिन उसमें 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो न्यू बस फेयर कितना होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ओरिजिनल बस फेयर 168 था बस भाड़ा, फिर उसका 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो इस नंबर से 5% इंक्रीज़ हुआ है, तो हम बस फेयर इंक्रीज बाई 5% क्या बोल सकते हैं, 5% ऑफ 160। तो 5% ऑफ 160 अगर करेंगे तो 5% है, तो 5/100 आएंगे, इंटू यहाँ पे 160 आएंगे। तो यहाँ से अगर हम 0 काट करेंगे, यहाँ से ये काट करेंगे, तो हमारा 8 रुपीज़ बचता है। जो नया मतलब जो इंक्रीज बस फेयर है वो हमारा 8 रुपीज़ है। पहले कितना था, 160 था, अभी 5% इंक्रीज़ होने से 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। तो हमारा न्यू बस फेयर कितना होगा, जो पुराना वाला है उसके साथ ऐड करने से हमारा न्यू बस फेयर होगा। जैसे न्यू बस फेयर कितना है, जो ओरिजिनल बस फेयर था और उसमें जो इंक्रीज़ हुआ था बस फेयर, तो पहले हमारा 160 था इसमें, और 8 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, जो न्यू बस फेयर है वह 168 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम आंसर 168, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट नंबर सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये नंबर जो है यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर को आप माइनस कर दीजिए, उसको 8 से डिवाइड जाएंगे। तो यहाँ से आप एक तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ जो ऑप्शन है इसको माइनस करके देखिए कौन सा वाला माइनस करने से आपका 8 से डिवाइड जाता है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये सिंपल ट्रिक्स है। जो जिससे डिविजिबल है ना, ये 8 से डिविजिबल करो, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको माइनस करने से आपका 8 से वो डिवाइड जाएंगे। अभी आपको प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे अगर आप 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आपकी बार बच रहा है 5,
5 आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो हम देखेंगे अगर 5 माइनस करने से 8 से डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर 9805 से 5 माइनस करेंगे तो 9800 आ जाता है। इसको 8 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 8 से इसको कम्प्लीटली डिवाइड जा रहा है। तो ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो है 5, उसको माइनस करने से ये नंबर से आपका 8 से डिवाइड जाता है। तो सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन आने से ये जो नंबर है डिविजिबल है, इसी से इसको डिवाइड कर दीजिए। जो आपका रिमाइंडर आएंगे उसकी जो रिमाइंडर वाला है वही नंबर यहाँ पे ऑप्शन में होगा, उसी को माइनस करने से आपका वो 8 ये नंबर से आपको डिवाइड जाएंगे, और आप इसमें वेरीफाई भी करके देख सकते हैं उसको माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टूडेंट लर्न मैथमेटिक्स बाय। ये स्टूडेंट मैथमेटिक्स कैसे लर्न करता है? मेमोराइजिंग फार्मूला, बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिस ऑल द सम्स ऑलरेडी डन बाय द टीचर, जो टीचर डन किया है उसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, बिल्कुल गलत। गेटिंग गुड मार्क्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, गुड मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन के लिए वो पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। कनेक्टिंग क्लासरूम मैथमेटिक्स विद द मैथमेटिक्स आउटसाइड द क्लासरूम, जो अपना क्लासरूम में सिखा रहा है उसको जो आउटसाइड का वो है रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके, उसी को हम स्टूडेंट मैथमेटिक्स उसी तरह से लर्न करता है हमारा। तो वही बोला है जो एनसीए वगैरह बोलता है, बच्चे जो है उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जो आपका क्लासरूम है उसको आपका आउटसाइड 4 वॉल्स जो है स्कूल का, वो 4 वॉल्स के बाहर में जाके भी बच्चों सिखाना चाहिए। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इज 400 ग्राम ऑफ एलॉय। हाउ मच द कॉपर इन ग्राम शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 5:4। ये आपका जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 था, इसका 400 ग्राम था। आप कितना अमाउंट कॉपर ऐड करने से आपका जो न्यू रेशियो बनेगा वो 5:4 बनेंगे। देखिए इसका सिंपल क्वेश्चन है, आपका इजीली आप कर सकते हो, इसको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है? 5:3। तो हम वेट ऑफ जिंक कैसे निकाल सकते हैं? ये जो 5 है ना ऊपर में, मतलब इसको हम जिंक मान के चलेंगे, इसको हम कॉपर मान के चलेंगे, क्योंकि ये रेशियो में है। मतलब जो जिंक का मतलब 5 है और जो कॉपर का मतलब 3 है, तो ये रेशियो मान के चलेंगे। तो जिंक का वो जो है हम कैसे निकालेंगे? 5/8, 5 + 2, ये दोनों को प्लस करने से 8 होता है, 5/8 होता है, इंटू ये जो 400 ग्राम है इसको हम करेंगे, तब जाके हमारा वो जिंक का वेट निकल जाएंगे। आपका 250 ग्राम निकल गया है। फिर ये जो कॉपर है, कॉपर का वेट भी हम निकाल सकते हैं। कॉपर का वेट क्या है? कॉपर हम 3 कॉपर को मानेंगे और दोनों को जो ऐड करेंगे तब कितना आएंगे? 8 आएंगे। तो यहाँ पे 3/8 लेंगे और 400 ग्राम को इसको कट करेंगे तो 150 ग्राम आएंगे। तो आपका जो जिंक का वेट है 250 ग्राम है और कॉपर का जो वेट है वो 150 ग्राम है। ओके, आपका 5:3 रेशियो हो रहा है, लेकिन हमें 5.4 रेशियो बनाना है। तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? कॉपर। तो देखेंगे हम x मानेंगे कॉपर को, कितना ऐड करेंगे टू गेट द रेशियो 5:4। तो यहाँ पे देखिए आपका जिंक बाई कॉपर का जो रेशियो है, इसमें आपका कितना आया था? 250 ग्राम आया था जिंक का, और कॉपर का कितना आया था? 150 ग्राम। तो इसमें हम जो x माना है कितना ऐड करने से 5:4 होगा, तो इसमें इसके साथ कॉपर के साथ हम x प्लस कर देंगे, इजिकल टू जो रेशियो है 5/4 ये वाला डालेंगे हम यहाँ पे, ये 5/4 डालेंगे। फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5x 755 आता है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो इसका आपका फाइनल x का वैल्यू आता है 50। मतलब जो 50 ग्राम ऑफ कॉपर नीडेड टू बी एडेड टू मेक 5:4 रेशियो। 50 ग्राम अगर कॉपर आप ऐड करोगी तब जाके आपका 5:4 रेशियो बन रहा है। इसको आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। जैसे जिंक और कॉपर का कितना रेशियो था? ओरिजिनल रेशियो 5:3 था, वो आपका 400 ग्राम था, लेकिन आपको 5:4 करना है। इसमें कितना ग्राम ऐड करने से आपका 5:4 रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है कॉपर जो है यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ रहा है, जो जिंक है वो सेम टू सेम है। जिंक 5 था पहले, अभी भी 5 ही है। कॉपर में क्या हो रहा है? पहले 3 रेशियो था, अभी 4 रेशियो हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे दोनों को मिलाएंगे तो 8 यूनिट होगा। 8 यूनिट का अगर 400 ग्राम है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 400/8, 50 ग्राम। ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे हमें 8 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट निकालना है ना यहाँ से। तो 1 यूनिट का आपका 50 ग्राम, तो 50 ग्राम आप ऐड कर दीजिए, वहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर निकालेंगे। यहाँ पे अगर ये वाला 6 होता तो 3 से यहाँ पे 3 यूनिट निकालना पड़ता है आपको। 3 यूनिट निकालने से कितना होगा? तो ये शॉर्टकट मेथड है, आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, आपका टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बोला है x + y, x - y, x² + y² कैन बी रिटन एज। इसको कैसे हम लिख सकते हैं? तो इसमें हम देखिए आप ये एल्जेब्रिक फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे -b का फार्मूला क्या है? जैसे a² - b² = a + b a - b। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। जैसे x + y, x - y को हम क्या लिख सकते हैं? x² - y²। फिर यहाँ पे x² + y² है,
तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे जैसे एक्स टू द पावर 4, इसको अगर हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 होगा, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसको ये माइनस साइन आ जाएंगे, फिर ये वाई से इसी को मल्टीप्लाई करना है, फिर वाई से इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएंगे वाई माइनस 4। फिर ये वाला जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों काट हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है यहाँ पे। आपका बच रहा है कितना है, एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर वाई टू द पावर 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो आपका मर्जी जैसे निकालो आप। तो इसका आंसर यही वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 480 ग्राम। एक आर्टिकल है उसका मार्केट प्राइस है 480 ग्राम। द ओनर्स अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ एंड स्टिल अर्न प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज़। वो जो ऑनर्स है वो 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 8 रुपये उसका लाभ हो रहा है। इफ़ नो डिस्काउंट इज़ अलाउड द ऑनर गेन। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना लाभ होता है, तो इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे। मार्केट प्राइस कितना था हमारा 480 ग्राम, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके पास कितना रह रहा है, उसके पास 90% रह रहा है, क्योंकि 10% तो उसको डिस्काउंट दे रहा है, वो 90% रह रहा है, वो 90% रह के भी उसका 8% लाभ होगा उसी से। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है। तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 480 ग्राम्स है इसको 90% निकाले, 90/100%, मतलब 90/100, क्योंकि 10% आपने डिस्काउंट दे दिया और आपके पास कितना बच रहा है 90% है, तो 90% उसमें निकालेंगे। तो आपके पास ये जो है सेलिंग प्राइस है 432। आपका जो ये आर्टिकल्स है इसका सेलिंग प्राइस हो रहा है आपका 432। फिर इसमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या फार्मूला है आपका, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। जो गेन परसेंट कितना था आपका 8%। अब 10% डिस्काउंट देने के बाद भी आपका 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये फार्मूला में आप बैठा दीजिए। ऊपर में 100 है, नीचे 100 में गेन परसेंट आपका 8 आ रहा है, इंटू जो सेलिंग प्राइस है आपका 432 आया, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएंगे। जो आर्टिकल मार्केट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये 480 मार्केट प्राइस है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 400 आपका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 है, तो अगर डिस्काउंट नहीं देता, ये नो डिस्काउंट आर अलाउड, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता, जो आर्टिकल्स है उसका मार्केट प्राइस 480 था। अगर आप 10% डिस्काउंट देने के बाद आपका 432 रुपीज़ हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस। अगर आपने डिस्काउंट नहीं देता तो उसका सेलिंग प्राइस 480 रुपीज़ रहता है। तो इसमें देखिए, इफ़ नो डिस्काउंट आर अलाउड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 480। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है ये 480 है, माइनस कॉस्ट प्राइस 80 है, तो आपका जो है ये 80 बच रहा है आपका प्रॉफिट। तो 80 को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ऊपर में आप प्रॉफिट देखिए 80 है, बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 400 है, इंटू 100। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका 20% आ रहा है आंसर। जो 20% है यहाँ पे आपका डिस्काउंट अगर वो नहीं देता तो उसका 20% लाभ होता है, क्योंकि वो 10% डिस्काउंट दिया है इसलिए उसका ओनली 8% लाभ हुआ है। तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट कैसे निकलता है। तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा, तभी जाके ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत सिंपल है, 75 नंबर क्वेश्चन। हाउ मच स्मॉलर इज 2x² माइनस 2x प्लस 5 देन 3x प्लस 5x² प्लस 7। तो ये वाला कितना छोटा है इससे, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसी से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि कितना स्मॉल है वही मांग रहा है ना। तो ये वाला बड़ा है, तो 3x प्लस 5x² प्लस 7 हो गया, माइनस आपका 2x² माइनस 2x प्लस 5 हो गया। फिर इसको अगर हम करेंगे तो 3x आ रहा है आपका, ये 5x² आ रहा है, प्लस 7 आ रहा है, फिर ये माइनस यहाँ पे आएंगे तो 2x², फिर ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएंगे, 2x आएंगे, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ये 5 रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो x वाला वैल्यू है तो एक साइड में लेंगे, और x² वाला एक साइड में लेंगे, और नंबर वाला एक साइड में लेंगे। तो इसको अरेंज करेंगे, जैसे हम 3x लेके आए यहाँ पे, फिर यहाँ से प्लस 2x लेके आया, फिर यहाँ पे आपका वो है प्लस 5x² ये वाला यहाँ पे लेके आया, फिर माइनस 2x² प्लस 7 माइनस 5 ये लेके आया। फिर इसको देखेंगे तो 3x प्लस 2x आपका 5x हो रहा है, तो यहाँ पे 5x² माइनस 2x² कितना हो रहा है आपका 3x², और प्लस 7 माइनस 5 ये 2 आ रहा है। तो आपका फाइनल कितना बच रहा है आपका
3x² प्लस 5x प्लस 2, ये वाला आपका आंसर बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका 3x² प्लस 5x प्लस 2 कहाँ पे है, 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर इज 2.5, देन द टू होल नंबर आर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो होल नंबर का डिफरेंस आपका आ रहा है 66, द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर जो है वो 2.5 है, देन द होल नंबर, जो होल नंबर है कितना है, कौन सा वाला होल नंबर है आपका वो निकलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो दिया है इसका, तो रेशियो को हम x मान के चलेंगे, जैसे टू नंबर है हम इसको 2x प्लस 5x मान के चलेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या आएंगे, 5x माइनस 2x इजिकल टू 66। यहाँ पे बोल रहा है जो टू होल नंबर है उसका डिफरेंस 66 है, तो हमने एक होल नंबर 2x माना है, एक होल नंबर 5x माना है, तो 5x माइनस 2x इजिकल टू 66। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू निकाल जाएंगे, तो x का वैल्यू आपका आ रहा है 22। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है 2x, जो 2x आपने लिया था यहाँ पे, तो x का वैल्यू अगर 22 आया तो 2x का वैल्यू कितना आएंगे, 2 इंटू 22 ये 44 आएंगे। सेकेंड वैल्यू जो है उसका आपका क्या आ रहा है 5x आ रहा है, तो 5x आने से 5 इंटू जो x का वैल्यू 22 डालेंगे तो 110, तो 44 और 110 कहाँ पे है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है 44 एंड 110। ये बहुत सिंपल था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ x माइनस 1/x इजिकल टू 20, द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x² इज, इसमें एक इक्वेशन दिया है उसको वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1/x इजिकल जो 20 है इसको हम x स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप दोनों साइड से 2 से डिवाइड करो या तो 5 से डिवाइड करो इक्वल है, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर में आ रहा है ये, और ये जो है 20 स्क्वायर आएंगे। तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में वो करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b²। तो इसको करेंगे x² प्लस ट्वाइस x 1/2 1/x प्लस 1/x² इजिकल टू 400 ये आ रहा है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला में कन्वर्ट किया हूँ ये चीज़ को। फिर इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, जैसे ये अब x² आ रहा है, यहाँ पे x काट हो रहा है, तो x² माइनस 2 प्लस 1² माइनस x² इजिकल टू 400 बच रहा है। तो यहाँ से आपका x² प्लस 1/x² इजिकल टू 400 प्लस 2 आ रहा है, तो x² प्लस 1/x² इजिकल टू इसमें 402 आ रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे, x² प्लस 1/x इजिकल टू 4/2। तो यहाँ पे जो आपको ये निकालना था x² प्लस 1/x इजिकल टू आपका 402 आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो आपका बहुत कैलकुलेशन हो जाएंगे, तो इसको अगर डायरेक्ट हम ये वाला फार्मूला में बैठा देंगे तो आपके लिए इजी है, इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये वाला को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तभी जाके हमारा जो आंसर है वो जल्दी निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे बोल रहा है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड आर ट्रांसफर इंटरसेक्ट बोथ ए बी एंड सी डी। ये जो टू लाइन्स है ए एंड, यहाँ से जो ए एंड बी है और आपका यहाँ से जो सी एंड डी है, ये दोनों आपका पैरेलल लाइन है, और यहाँ से जो है एक वो कर रहा है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, बोथ ए बी एंड सी डी को कर रहा है। तो शो दैट फिगर इफ x इजिकल टू 100 डिग्री देन y प्लस जेड विल बी। अगर ये जो x है ये 100 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया, जो x है अगर 100 डिग्री है तो ये जो z और y कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वाला जितना होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्योंकि जो पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट करता है ट्रांसफर, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होता है। तो ये वाला भी अगर 100 है तो ये वाला भी 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा लाइन है, पूरा लाइन का आपका करेंगे तो ये 180 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका 100 आ रहा है, तो ये वाई वाला कितना नहीं होगा आपका 180 से माइनस कर दीजिए, जैसे 100 माइनस वाई इजिकल टू 180 है, तो वाई का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, यहाँ पे 80 आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो एंगल है और ये है एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल है, y इजिकल टू जेड है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये 80 आ रहा है, तो ये भी 80 आ रहा है, तो y प्लस जेड करेंगे 80 प्लस 80 160 डिग्री। ये वाला बिल्कुल इजी था, लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, इसका प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, कौन सा एंगल के साथ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल के साथ कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये कौन सा के साथ कौन सा इक्वल है, ये समझने से ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन ए रेक्टेंगल इज, जो रेक्टेंगल है इसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितना है। ये जो रेक्टेंगल है इसको हम दो तरह से
काट सकता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, मिरर इमेज बनने का। अगर बीच में से उसको काटेंगे तो उसको मिरर इमेज होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से हम काटेंगे तो ये वाला एक मिरर इमेज बन रहा है, ये वाला मिरर इमेज बन रहा है। फिर यहाँ से इसको बाईस से काटेंगे तो ये वाला एक मिरर इमेज बन रहा है, ये वाला मिरर इमेज बन रहा है। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। जो आपका रेक्टेंगल है इसमें आपका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर बाकी ऑप्शन भी देखिए, जैसे स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेटर एफ हैज़ हाउ मेनी सिमेट्री। जो ये जो ABCD लेटर है उसमें भी सिमेट्री होता है। जैसे यहाँ पे ए है, ए को अगर हम बीच में काटेंगे तो इसमें एक सिमेट्री हो रहा है, क्योंकि ये इसके साथ ये मिरर इमेज हो रहा है। लेकिन एफ़ को अगर हम काटेंगे तो इसमें सिमेट्री नहीं हो रहा है, ये मिरर इमेज नहीं बन रहा है। तो जो एफ़ है इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे देख सकते हो एफ जो है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे के है, बी है, एच है, ये सब चीज़ में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री हो रहा है। बिल्कुल ईजी है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग ट्राइंगल ABD और ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें दिया है जो ADB एक है और ABC, ये दोनों यहाँ से जो एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो हर एंगल इसका 60 डिग्री होता है। सबको प्लस करने से आपका 180 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल आपका इक्वल होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल आपका अगर 30 है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये आपका एक 60 डिग्री है इसका वो। तो यहाँ पे 60 + 30 करेंगे तो हमारा ये 90 निकल जाएंगे, ये पूरा वाला हमारा 90 निकल जाएंगे। बाकी ये तो आपका 60 डिग्री है, आपको ये एक्स निकलना है। तो आपका अगर एंगल ए है आपका 90 डिग्री, फिर एंगल बी है 60 डिग्री, तो एंगल डी आप निकाल सकते हो। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इजिकल टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए का वैल्यू हमारा 90 निकल गया, 90 डाल दिया। फिर एंगल बी का वैल्यू हमारा 60 डिग्री है और फिर हमें एंगल डी का वैल्यू एक्स है उसको निकालना है। तो एस इजिकल टू इसको करेंगे तो आपका 30 डिग्री आएंगे। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका हर जो एंगल है 60 डिग्री होता है। और ये जो चीज़ है ना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर कुछ देर के लिए आप ये वाला एंगल को, ये वाला लाइन को भूल जाओगे तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये लाइन को भूल जाओगे तो ये वाला 30 डिग्री है। तो ये पूरा हमारा कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। अगर ये लाइन को, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप भूल गया तो इतना है ना, तो ये वाला आपका 30 डिग्री है, तो पूरा ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से 60 से आप 30 माइनस कर दो, आपका 30 डिग्री बच रहा है। ये डायरेक्ट आ सकता है आपका। ये डायरेक्ट भी ऐसे शॉर्टकट मेथड में कर सकते हो आप, ये इसमें से भी कर सकते हो, क्योंकि दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछने से तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी तरह से करना पड़ेगा। तो ये आप शॉर्टकट से कर सकते थे कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंपली पूछा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए ट्राइंगल है साइड x सेंटीमीटर, x + 13 सेंटीमीटर, x + 28 सेंटीमीटर, इफ इट इज एरिया 126 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x इजिकल टू। ये जो है इसको आपको हीरोन्स फार्मूला में करना है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, ये लंबा कैलकुलेशन होगा आपका, इसमें बहुत सारा टाइम जाएंगे। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना बेटर होगा अगर नहीं आता है तो। ये अगर आता है तो शॉर्टकट ये फार्मूला में डाल के देखिए, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप उसको क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है बहुत लंबा चला जा रहा था। तो इसको हमने इसलिए डायरेक्ट आंसर दिया, इसका आंसर होगा 15। लेकिन ये जो फार्मूला है आपको याद रखना है, जो एरिया का फार्मूला है, जो साइड दिया होगा वहाँ से आपका एरिया का फार्मूला वो निकालना होगा। तो ये हीरोन्स फार्मूला में आपको लगाना पड़ेगा, लगा के आपका वो एरिया निकालेंगे। तो आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एक बार इस फार्मूला में डाल के देखिए, अगर हो रहा है तो हो रहा है, अगर लंबा कैलकुलेशन जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये आपका एटलीस्ट 5 मिनट खा जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। तो मैंने छोड़ दिया इसलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, 941 + 149 स्क्वायर प्लस 941 - 149 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 941 इंटू 941 + 149 प्लस इंटू 149। जैसे ये सेम नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एल्जेब्रिक इक्वेशन लगा सकते हो। जैसे ये a + b होल स्क्वायर लगा सकते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं, a - b होल स्क्वायर में कर सकते हैं। तो सेम नंबर जो है उसमें हम ये एल्जेब्रिक फार्मूला लगाएंगे। एल्जेब्रिक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, a + b होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² + 2ab
ए माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पे हम जो ए है, ए को हम 941 मान के चलेंगे, बी को हम 149 मान के चलेंगे। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ए की जगह 941 की जगह हम ए डाला, प्लस ये 149 की जगह बी डाला, तो इसको डायरेक्ट पुट कर दिया इसकी वैल्यू के हिसाब से, ए बी के हिसाब से। तो डायरेक्ट यहाँ पे जैसे किया हूँ मैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस है 2ab, यहाँ पे 2ab काट हो रहा है। तो ऊपर में आपका कितना बच रहा है, ऊपर में आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, बी स्क्वायर 1 है, यहाँ पे 1 है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस नीचे कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ पे कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि हमने 2 कॉमन दिया। तो नीचे कितना बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने काट दिया, तो हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब इसको भी, ये जो नंबर है इसको भी ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से लगा के वो कर सकते हैं। जैसे 941 को फिर स्क्वायर कीजिए, फिर उसको ए बी ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर ऐसा करके भी कर सकते हो, लेकिन वो वाला कैलकुलेशन आपका लंबा हो जा रहा था। तो ऐसा टाइप का जब आएंगे जो सेम नंबर होगा इधर उधर, तो इसमें आप देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के देखिए, आपका आंसर बन जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 84। राजू's फादर इज 5 years more than the 3 times of the age of राजू's। इफ द राजू's एज इज x year देन द फादर एज। जो राजू's फादर है उसका जो एज है वो 5 years मोर है राजू's एज की 3 टाइम्स की ऊपर में, तो उसका जो फादर का एज कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो राजू है उसका एज हम मान लेंगे x, राजू's एज जो है 3 टाइम्स है तो उसका 3x होगा, और उसका फादर का ईयर्स कितना है, 5 years मोर होगा तो प्लस होगा, अगर लेस होता तो माइनस होता। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, अगर मोर होगा तो वो प्लस में होगा, अगर लेस होगा तो वो माइनस में होगा। तो राजू अगर 3 टाइम्स एज से भी और 5 years मोर है, तो क्या करेंगे, राजू's फादर एज कितना होगा, 3x प्लस 5 हो जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन जो है इतना ही करना था आपका, 3x प्लस 5, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स देन द प्रॉफिट विल बी। अगर जो 12 बुक है उसका जितना कॉस्ट प्राइस है और आपका 8 बुक का जो सेलिंग प्राइस के साथ इक्वल है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना है। तो इसको निकालेंगे हम। जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक्स है हम x मान के चलेंगे, और जो 12 बुक्स है उसका हम 12x मानेंगे। फिर जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू y है, अगर जो 8 बुक है 8 बुक इज इक्वल टू 8y। यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 12 बुक है आपका 12x इज इक्वल टू y 8y, क्योंकि जो आपका सेलिंग प्राइस है उसके साथ जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, लेकिन जो 12 बुक का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है उसके साथ 8 बुक सेलिंग प्राइस है, तो इसमें बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। तो इसको देखेंगे हम, जैसे इसको हम रेशियो में ले सकते हैं x/y। जो x/y करेंगे तो हमारा ऊपर में कितना आएगा, 8। तो 12/8 इसको अगर काटेंगे करेंगे तो आपका 3/2 रेशियो बन रहा है। जो 3 है ऊपर में ना, ये आपका सेलिंग प्राइस मान के चलिए, क्योंकि जो हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था x लिया था वो हम सेलिंग प्राइस लिया था। तो ये जो 3 है आपका सेलिंग प्राइस है, और जो 2 है ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 3 - 2, तो इसमें आपका 1 प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो आपका प्राइस आपका 3 रुपीज़ था और जो उसका कॉस्ट प्राइस था आपका 2 रुपीज़ था। तो इसमें प्रॉफिट 1% हो रहा है, 1 हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकलना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, आपका कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। तो ये वाला 50% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 एंड 8 प्लस 8 इज 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 5 ऑब्जर्वेशन, जैसे x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है इसका वैल्यू 11 हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, देन द मीन ऑफ लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन इस कितना है, जो लीस्ट 3 ऑब्जर्वेशन है उसका हमें मीन निकालना है। तो रिक्वायर्ड मीन है, हम लीस्ट 3 कौन सा लेंगे, x लेंगे x प्लस 2 लेंगे और x प्लस 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का निकालना है, तो हम इसको मीन निकालेंगे। तो इसको करेंगे तो हमारा ऊपर में आ रहा है ये 1x 2x और 3x आ रहा है, और प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, नीचे आपका 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ऊपर में हमारा x प्लस 2 आएंगे और नीचे हमारा 3 आएंगे। तो 3 से 3 काट करेंगे तो यहाँ पे आपका बच रहा है x प्लस 2। लेकिन आपको क्या करना है, x का वैल्यू भी निकालना है। तो x का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ये जो 5 ऑब्जर्वेशन दिया था यहाँ से आपका जो मीन है वो दिया था, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, जैसे 1x 2x 3x
5x, ऊपर में 5x प्लस 20 हो रहा है डिवाइडेड बाई 5 हो रहा है इजिकल टू 11, मीन 11 था। तो इसको अगर 5 कॉमन लेंगे तो इसमें x प्लस 4 हो रहा है, नीचे 5 हो रहा है, तो 5 काट जाएंगे तो x इजिकल टू आपका 7 बच रहा है। तो x इजिकल टू आपका 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो लिस्ट 3 का मीन है उसको निकालने के लिए आपको x का वैल्यू डालना है। x का वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस 2 इजिकल टू आपका 9 आ रहा है। आपका जो लिस्ट 3 ऑब्जर्वेशन है उसका वैल्यू आपका आ रहा है 9। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 9 नहीं है, तो ये वाला गलत है आपका। यहाँ पे ऑप्शन एक भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ये एक्चुअली 9 होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में। इसका करेक्ट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया हम ये सर्कल का। तो यहाँ का जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर से वो ए तक हमारा 5 सेंटीमीटर है। और ये जो है हमारा ए से हमारा जो टेंजेंट है जहाँ पे कट हो रहा है टेंजेंट, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे कोई भी टेंजेंट में अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो ये आपका वो होता है परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ओ पी है ना, ओ पी के साथ आपका ए पी ये परपेंडिकुलर है। ये कोई भी टेंजेंट डालो सर्कल में, वहाँ से जो रेडियस है वो कनेक्ट होगा, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो, आपका परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, ये राइट एंगल में है आपका। तो राइट एंगल का मतलब क्या है, इसमें ए ओ इजिकल टू आपको 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, ए पी आपको कितना मिल रहा है 4 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो आपको ओ पी निकालना है, ये वाला चीज़ आपको निकालना है। ये निकालने से आपका रेडियस ऑफ सर्कल निकल जाएंगे, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर है मतलब ये राइट एंगल में है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को अगर निकालना है एक साइड, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है वो ए स्क्वायर, ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है, ये वाला आपका बेस है। तो यहाँ पे देखने से अलग लग रहा है क्योंकि ये इस साइड में काटा है। अगर इस साइड में काटता तो अलग दिखता। तो यहाँ पे जो है ये आपका 5 स्क्वायर ओ पी स्क्वायर इजकल टू 4 स्क्वायर ओ पी स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3 सेंटीमीटर आ रहा है। जो ये साइड है ये जो है इसका है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो रेडियस है सर्कल का ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आपका रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर है आपका 18 सेंटीमीटर, फिर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है चारों साइड इक्वल है, ये है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर। अगर हमारा जो फॉर्मूला है 3 ए इजिकल टू 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमें ए निकालना है। तो हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए आपका जो है 6 निकल रहा है, मतलब जो राइट आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हर साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 6 है, हर चीज़ 6 सेंटीमीटर है। तो फिर इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इजिकल टू √3/4 इजिकल टू ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। तो इसको हम डालेंगे फार्मूला में √3/4। ये जो ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 6 स्क्वायर, √3/4 इंटू यहाँ पे 6 स्क्वायर करने से 36 होगा। 4 से अगर 36 को काटेंगे तो 9 रहेंगे। तो इसमें आपका आ रहा है 9√3। तो यहाँ पे आंसर में देखेंगे राइट √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा। ये जो डाटा है इसका मीडियन क्या है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले छोटा से बड़ा में। तो पहले हम 2 4 6 7 8 9 ये अरेंज कर लिया। फिर यहाँ से जो मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट ढूंढना है। तो मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे हम, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे भी 4 हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है। तो ये 8 जो है ये आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मीडियन है। ये दूसरा फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो। तो इसका जो वीडियो हमने बनाया था वहाँ जाके आप देख सकते हो कि मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, शॉर्टकट भी बताया वहाँ पे, फार्मूला भी बताया। तो ये मीडियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। तो इसमें देखिए बोल रहा है कि ये जो आदमी है, आदमी का इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है, कौन सा ईयर में ज़्यादा सेविंग हुआ है। तो सेविंग मतलब क्या है, आदमी का जितना इनकम हो गया माइनस एक्सपेंडिचर, उसको माइनस करो, उसका सेविंग निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको ग्राफ का डिस्टेंस दिखना है, कौन सा वाला ग्राफ में इसको माइनस करना है। जैसे यहाँ पे आपका 30 है आपका इनकम और वहाँ से आपका 20 है एक्सपेंडिचर, तो आपका यहाँ पे कितना बच रहा है, 10 बच रहा है आपका सेविंग। फिर यहाँ पे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो 2002 में हमारा मैक्सिमम वो सेविंग हो रहा है, प्रॉफिट नहीं सेविंग हो रहा है।
तो यहाँ पे बोला है कौन सा ईयर में ज़्यादा सेविंग हो रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। और नीचे जो है प्रोपर्टीज ऑफ इंटेजर उसका हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए। और आप इसका जो थ्योरी है वहाँ से आप इंटरनेट में सर्च करके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है इंटीजर का ये एग्जाम में आया था और आगे भी आ सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।